प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि, जिसे सीटीबीटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण संधि भी है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको जरूर तैयार रखिएगा, क्योंकि अभी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे देखा जाए तो सीटीबीटी कोई नई नहीं है, वही एनपीटी जो हुआ था 1968 में, उसी का एक विस्तृत रूप है जो कि सीटीबीटी के नाम से 1996 में हस्ताक्षरित हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों, सब्सक्राइब और लाइक कर दिया कीजिए। अगर हम थोड़ा भी अगर आपको लाभ दे पा रहे हैं, हालांकि हमारे हाथों में जो कुछ भी है प्रयास कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर आपको लाभ दे पा रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी। चलिए, व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि सीटीबीटी 1996 में हस्ताक्षरित हुई। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नाम की हथियारों पर व्यापक प्रतिबंध हेतु अक्टूबर 1993 में इसका प्रारूप तैयार किया था। और सीटीबीटी, जैसे हमने आपको बताया, एनपीटी का ही एक विस्तृत रूप था। और सर्वप्रथम भारत ने, जबकि 19 जो आज सीटीबीटी के रूप में फलित हुआ है, यही चीज भारत ने 1954 में ही कहा था कि परमाणु परीक्षण निषेध संधि कोई आनी चाहिए। ठीक है, जब 1954 में कहा था तो उस समय तो नहीं समझ में आया, उस समय तो नशा छाए हुए था सबको परमाणु बम बनाने का। और अंत में जब परमाणु बम बनाते बनाते उब गए तो छान में लाकर पटक दिए इस संधि को, उसी से संबंधित। चलिए फिलहाल देखते हैं, कुछ कमियां भी हैं इसमें। चलिए, हालांकि भारत इसके बारे में 1954 में ही कहा था कि एक कोई परमाणु परीक्षण निषेध संधि होना चाहिए। 1996 में सीटीबीटी पर समर्थन हेतु जेनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत ने एनपीटी के समान इसे भी भेदभावपूर्ण मानकर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। ठीक है, 11 सितंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया और इसके पक्ष में 158 मत पड़े। भारत, भूटान, लीबिया, ये 2-3-4 राष्ट्र ऐसे थे जो विरोध में मत दिए। 2004 तक 119 देशों के हस्ताक्षर हो चुके थे, लेकिन संधि को कानूनी रूप देने के लिए भारत, पाकिस्तान सहित उन सभी 44 देशों के हस्ताक्षर जरूरी थे जो परमाणु हथियार या तो बना चुके हैं या तो परमाणु हथियार बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, यानी इसीलिए इसको कानूनी जामा नहीं पहनाया जा सका, क्योंकि सभी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों को ये संधि मंजूर नहीं था। उनमें से भारत भी एक था, पाकिस्तान भी एक था, और जो विरोध में दिए उनकी बात ही कुछ नहीं है। यानी सबके हस्ताक्षर होना चाहिए, खास करके उनका जिन पे प्रतिबंध लगाना है। प्रतिबंध किस पे लगाना है? जिसके पास परमाणु बम है या इतनी क्षमता है कि वो परमाणु बम बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी भी है, पावर भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। ठीक है, चलिए, भारत, पाकिस्तान, उत्तरी कोरिया ने हस्ताक्षर नहीं किया। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, यानी 5 अस्थायी सदस्यों ने हस्ताक्षर तो किया है, लेकिन उसको अनुमोदन जो है केवल ब्रिटेन और फ्रांस ने किया है। ठीक है, अब तक 44 में से 26 राष्ट्रों ने अनुमोदन भी कर दिया है। एनपीटी को 1996 में ही अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया गया था। मित्रों, यहाँ पर देखेंगे तो भारत, उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों ने हस्ताक्षर नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान तो कर सकता है, लेकिन उसको भी लग रहा है कि पहले भारत करे तो हम करेंगे। अब भारत को लग रहा है चीन के पास परमाणु बम है, हमारा दुश्मन भी है, एक आक्रमण भी कर चुका है। जब देखिए अपना दावा ही पेश करता है कि भारत में ये क्षेत्र ही हमारा है, तो इसलिए भारत ने भी हस्ताक्षर नहीं किया उस पे, सीटीबीटी पे, क्योंकि प्रतिबंधित अगर हो जाता और उधर चीन धमकी देने लगता तो भारत अकेला क्या करता। अब वही भारत को देखा पाकिस्तान की भी यही कह रहा है कि भारत दस्तखत करेगा तो हम भी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए मित्रों, हालांकि ये जो है संधि 1996 में ही एनपीटी को अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया गया। और बाकी 1996 में जो ये नई संधि आई, जिसको हमने कहा भारत ने मानने से इनकार किया है, तो इसको ना मानने के कुछ कारण भी है, जिसको भारत ने स्पष्ट रूप से बताया है, जिसको हम लोग आगे ये पढ़ रहे हैं।
अब ये आप देख सकते हैं कि फीटीबीटी पर भारत के हस्ताक्षर न करने के कारण, यहाँ हम अब बताएंगे कि क्या क्या ऐसे कारण हैं, किन किन कारणों को भारत ने बताया है कि हम दस्तखत नहीं करेंगे। ठीक है, पहला नंबर है कि विश्व के सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की संधि में कोई सीमा अवधि नहीं है। पहली बात तो परमाणु हथियारों को समाप्त करने की बात ही नहीं है। अगर बात होती तो पहले जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, जो महाशक्तियां हैं, वो सब नष्ट करके दिखाएं, फिर आगे हम चलेंगे। ये केवल जो है कागजी पुलाव बनाने से काम चलने वाला नहीं है कि हमारे पास परमाणु हथियार बना रहे, बाकी और कोई भी परमाणु हथियार ना बनाए, इससे काम नहीं चल सकता। ठीक है, इसमें कोई सीमा अवधि नहीं है कि कब तक परमाणु हथियार ये लोग समाप्त करेंगे। दूसरा है, इस संधि में मात्र विस्फोटक परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि अमेरिका प्रयोगशाला में परीक्षण कर सकता है। भाई प्रयोगशाला में तो वही परीक्षण करेगा जिसके पास टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी है तो केवल अमेरिका जैसे राष्ट्रों के पास है। बाकी अन्य सभी जो इस पटाखे को बनाएंगे वो तो दगाने के बाद ही जो है पता चल पाएगा उनको कि हमने परमाणु बम बना लिया। ठीक है, चलिए अगला, इस संधि में अमेरिका द्वारा परमाणु हथियारों का प्रयोग ना करने की कोई घोषणा भी नहीं की गई है। अर्थात इसमें अमेरिका ने नहीं कहा है कि हम किसी को परमाणु हथियार की ना तो धमकी देंगे, ना ही किसी पर परमाणु हथियारों का प्रयोग करेंगे। भाई जब सांत्वना ही नहीं है तब भी जो है कैसे हम मना कर दें कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। अगला है, चीन पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार होने से भारत की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। भाई भारत के लिए तो ठीक ही है, क्योंकि पाकिस्तान के पास है, चीन के पास है। मुख्य खतरा चाइना के परमाणु हथियारों से है, क्योंकि वो ताकतवर है, महाशक्तियों में है, और जो है अस्थायी सदस्य भी है संयुक्त राष्ट्र संघ का, और जिसके पास वीटो पावर जैसी शक्ति भी है। ठीक है, और अगला कारण भारत ने बताया, ये संधि पक्षपातपूर्ण है, जो परमाणु एकाधिकार कुछ शक्तियों के हाथ में रखना चाहती है। ठीक है, पक्षपातपूर्ण इसलिए भी है कि दुनिया वाले सब जो है परमाणु हथियार बनाए, जिनके पास नहीं है वो ना बनाए। ऐसा भी कोई नियम है? बिल्कुल नहीं, कोई नियम नहीं है। ठीक है, अगला है, एनपीटी की अनिश्चितकालीन विस्तार एवं सीटीबीटी पर आणविक शक्तियों के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण के संबंध में जिनेवा में भारतीय प्रतिनिधि अरुंधति घोष ने कहा था कि परमाणु हथियारों की पूर्ण समाप्ति विश्व सुरक्षा के लिए आवश्यक है। भाई पूर्ण रूप से अगर समाप्त करने की बात हो तो हम कुछ सोचे, अन्यथा यह बेवकूफ बनाने वाला काम ठीक नहीं है। जिनके पास है वो रखे रहे, जो अस्थायी है वो अपना चाहे जो करें, दुनिया को धमकी देते फिरे, हमको मना कर रहे हैं कि आप परमाणु हथियार मत बनाइएगा। ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं, नहीं संभव है। ठीक है, अगली संधि है नवीन स्टार्ट संधि। नवीन स्टार्ट संधि जो हुई थी 8 अप्रैल 2010 को। ठीक है, अमेरिका और रूस के बीच ये संधि संपन्न हुई थी। दोनों देश परमाणु हथियारों की संख्या घटाकर 1550 करेंगे। संचारों या वाहनों की संख्या, वही वाहन मिसाइल या फिर जो है मिसाइल और विमानों की, लड़ाकू विमानों की वाहनों की संख्या 700 से भी कम करने का प्रयास करेंगे। यह संधि 1991 के स्टार्ट 1 का स्थान लिया है। इस संधि के बारे में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था, यह समझौता विश्व को परमाणु मुक्त बनाने में अहम कदम है। संधि 2021 तक प्रभावी रहेगी और जरूरी समझने पर इस संधि को 2026 तक बढ़ाया भी जा सकता है। अगला है नाभिकीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन। यह 26-27 जुलाई 2012 को हुआ था। यह सम्मेलन दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हुई थी। इसमें 53 देश शामिल हुए थे। उद्देश्य इसका यही था, विश्व को नाभिकीय आतंकवाद के खतरों के प्रति आगाह करना। ठीक है, अगला है रासायनिक एवं जैविक हथियारों के निशस्त्रीकरण हेतु प्रयास। मित्रों, यहाँ पर हम अभी तक पढ़ चुके थे जो परमाणु के बारे में, लेकिन अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जैविक हथियारों के बारे में। फिलहाल हमें लग रहा है ये चैप्टर लंबा हो जाएगा क्या? रुको 1 मिनट देख लेते। अगला है रासायनिक एवं जैविक हथियारों के निशस्त्रीकरण हेतु प्रयास। मित्रों, अभी तक हम लोग परमाणु हथियारों के बारे में पढ़ रहे थे, जो सबसे खतरनाक हथियार के रूप में जाना गया है।
हालांकि रासायनिक एवं जैविक हथियार भी कम खतरनाक नहीं होते हैं, इन्हें गरीबों का परमाणु बम कहा जाता है। अब चूंकि ये सस्ते होते हैं लेकिन मारक क्षमता में परमाणु हथियारों से कम भयानक नहीं होते। अब आप देख सकते हैं कोरोना वायरस अभी हम लोगों को जो है हम लोगों को क्या संपूर्ण विश्व में तबाही मचा दिया था, संपूर्ण विश्व को जो है आतंकित कर दिया था। यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि समझ लीजिए कि जैसे बहुत सारे लोग मारे गए। जब एक कोरोना वायरस जो कि अभी लड़ाई के मैदान में भी प्रयोग नहीं हुआ, जब इतना ज्यादा जो है खतरनाक रूप धारण कर सकता है, तो जब लड़ाई में इसका प्रयोग होगा, खुलेआम होगा, तब आप समझ सकते हैं कि जैविक हथियार कितने भयानक होंगे। और उसी तरह रासायनिक हथियार भी हैं, जहरीली गैसें जिसमें शामिल हैं कई प्रकार की। तो इसलिए आप इसको कम मत मानिएगा। इनको सस्ता होने के कारण गरीबों का परमाणु बम कहा जाता है, जबकि परमाणु हथियारों से हमें लगता है इसके क्षेत्र और भी लंबा होगा, और भी ज्यादा मारक क्षमता है इसके पास। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं रासायनिक और जैविक हथियारों के निरस्त्रीकरण हेतु क्या क्या प्रयास किए गए, कौन कौन सी संधियां हुई। पहला नंबर है 1874 में ब्रुसेल्स कन्वेंशन में पहली बार विष युक्त हथियारों को प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी इन हथियारों के प्रति अनेक देशों का आकर्षण बढ़ता गया। यानी वही था, प्रतिबंधित जरूर किया गया लेकिन फिर भी है तो गरीबों का परमाणु बम ना, इसीलिए जो कमजोर राष्ट्र थे उन्होंने बनाना जारी रखा, और उन्हीं को देखा बड़े राष्ट्रों ने भी बनाया। यानी उस प्रतिबंध का ब्रुसेल्स कन्वेंशन के प्रतिबंध का कोई प्रभाव विशेष नहीं पड़ा। 1899 हेग सम्मेलन में दम घोटू गैसों का प्रयोग युद्ध में प्रतिबंधित किया गया था। इस प्रतिबंध के बावजूद भी प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया था। मित्रों, सब लोग जानते हैं, आप लोग प्रथम विश्व युद्ध में वही लगभग 1915 के आसपास, 1915 में ही वाइपर्स के संग्राम में जहरीली गैसों का प्रयोग जर्मनी ने किया था, जिसमें क्लोरीन गैस का भारी मात्रा में प्रयोग किया था। अगला है 1919 में जर्मनी के साथ वर्साय की संधि में भी रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति हुई। 1925 में लीग ऑफ नेशंस द्वारा जेनेवा में रासायनिक एवं जैविक दोनों हथियारों पर प्रतिबंध हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसे जेनेवा प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। यह 8 फरवरी 1928 से लागू माना जाता है। इसके बावजूद भी जर्मनी, जापान, चीन, अबिसिनिया द्वारा इन हथियारों का प्रयोग किया जाता रहा। 28 अक्टूबर 1954 को 1874 के ब्रुसेल्स कन्वेंशन को नया रूप दिया गया। बेल्जियम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, लग्जमबर्ग और ब्रिटेन ने परमाणु, रासायनिक एवं जैविक हथियारों के भंडार पर नियंत्रण हेतु ACC नामक एजेंसी की स्थापना की। इस एजेंसी ने 80 के दशक तक कार्य किया। 10 अप्रैल 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के निरस्त्रीकरण के तत्वाधान में एक संधि के तहत जैविक हथियारों के विकास, उत्पादन एवं भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह संधि 26 मार्च 1975 को लागू हो गई। मित्रों, एक संधि और भी है। अगला है रासायनिक शस्त्र प्रतिबंध संधि 1997। रासायनिक एवं जैविक हथियारों को गरीबों का परमाणु बम कहा जाता है, इसीलिए लोकप्रिय है मित्रों। ठीक है, क्योंकि ये कम कीमत के अत्यंत विनाशकारी हथियार होते हैं। हमने आपको बता दिया कि मारक क्षमता में परमाणु हथियारों से किसी प्रकार कम नहीं है। एक अनुमान के अनुसार अमेरिका एवं रूस के पास विश्व का 90% लगभग 70,000 टन रासायनिक हथियार मौजूद है, और वर्तमान में लगभग 20 देशों के पास रासायनिक हथियार मौजूद है। और इस संधि का प्रयास अमेरिका ने किया। संधि का उद्देश्य क्या था? रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण एवं प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना। और संधि को अंतिम रूप दिया गया 1992 में, जिसे वैधता मिली थी 1997 में, जब 130 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर कर दिया तब। ठीक है, और ये लागू हो गई थी 29 अप्रैल 1997 से लागू हो गई थी। ठीक है, तो मित्रों उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको समझ में आया होगा। हालांकि इसमें जो है देखा जाए तो हमने प्रयास किया है आपको समझाने का। अगर मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, हालांकि आपके कमेंट हम जो है बराबर पढ़ते हैं,
हालांकि जो भी हमारे हाथों में होता है जवाब भी देते थे, लेकिन बच्चे जब उसमें अलग अलग मांग करते हैं, फरिफ का वीडियो बनाइए, फरिफ का वीडियो बनाइए। अब बताइए बेटा हम लोग क्या क्या बनाएं, आप बताइए कितना कितना बना डालें। मैं भी तो मनुष्य ही हूं ना। अब फिर बहुत बड़ा कोई विद्वान तो हूं नहीं कि सब कुछ हमारी जबान पर ही रटा रटाया है, ठीक है। मैं भी मनुष्य हूँ जिसकी मेमोरी की भी अपनी एक क्षमता है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे हमसे मांगते हैं सर पीडीएफ दे दीजिए। अब पीडीएफ तो हमारे पास है ही नहीं, हम आपको कहाँ से दे दें, ठीक है। अब फिर बहुत ज्यादा जानकारी, पीडीएफ लोड करना, कहाँ लोड किया जाता है, कैसे किया जाता है, बहुत ज्यादा जानकारी हमको है भी नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़िए लिखिए मस्त रहिए। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है आप कमेंट करिएगा, हम प्रयास करते हैं आपको समझाने का। जिसको मौका मिलता है, जिसके लिए हम आवश्यक समझते हैं, उसको हम अपना नंबर देकर उसको बात करने का भी मौका देते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी हमारा नंबर तो यूट्यूब पर है ही फिलहाल, ठीक है। चलिए मस्त रहिए।